तो यही बात है कि हमको अगर मारेंगे तो हमारे कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे हमला करेंगे। हमने 71 वॉर में देखा था, 62 64 जब भी देखा था, ना उनसे कुछ खरीदेंगे ना उनको कुछ बेचेंगे। वो ठीक है, कुछ ज़्यादा डील नहीं उनके, तो वो तो कंगाल पड़ा हुआ है ऑलरेडी देश, उनके पास सिर्फ 12 बिलियन बचे हुए हैं पैसे। प्रॉब्लम है आपका एक जो रिलीजन है, अब वो गलत है सही है वो अलग बात है, कहता है कि काफिरों को मारना चाहिए, किताब में लिखा है। लेकिन वो टाइम से भी टेररिज्म है कि लोकल सपोर्ट जब था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट ने 100-370 निकालने की बात की, उससे पहले जब डिमोनेटाइजेशन आया, पत्थर फेंकना बंद हो गया, कि जो सबसे कट्टर अगर कहा जाए इस्लामिक नेशन है तो सऊदी अरेबिया होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया अभी MBS के अंडर। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम दोस्तों जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जो नाम को अब कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और सबसे खास बात ऑपरेशन सिंदूर का, जिस जगह पे स्ट्राइक किया गया, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जहां हमला किया है, चुन चुन करके जगह को चुना गया एक तरह से। और क्यों चुना गया उस जगह को, स्पेसिफिक उस जगह को क्यों टारगेट किया गया और उस जगह को तबाह किया गया, इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए, और किस मिसाइल का यूज किया गया और क्या पाकिस्तान पलटकर वॉर करेगा तो उसका क्या हाल हो सकता है, इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश कोचाटे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल फिट है। पाकिस्तान का हाल कैसा है ये बताइए सर। मुझे तो नींद आ रही है कि मैं सुबह 2 बजे से जागा हूँ मैं ये बात मेरे को मालूम है। लेकिन पाकिस्तान पे आज सुबह जो हमला हुआ है वो एक प्लान्ड हमला था, क्योंकि बहुत दिन से लोग पूछ रहे थे, मुझे भी पूछ रहे थे कि मोदी जी बम कब डालेंगे। जो पहलगाम में हुआ अटैक 10 दिन हो गए, 15 दिन होने वाला है, मोदी जी कब करेंगे, क्या करेंगे। और हम सबको पता है कि मोदी जी एक इम्पल्सिव आदमी नहीं है। किसी ने मुझे मारा तो मैं उसको मारूंगा, अभी इमीडिएट मारेंगे, लेकिन मेरा चुने हुए टाइम पे मारूंगा उसको। वक्त भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हमारा होगा, चुन के हमारा डेट भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। और यही हुआ। तो जगह का क्या मतलब, जिस जगह पे टारगेटेड हमले हुए हैं, क्यों स्पेसिफिक जगह क्यों चुना गया उस जगह? ये सारे आपने अगर वो आज का वीडियो देखा, जो आज डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ब्रीफिंग था और फॉरेन मिनिस्ट्री का भी, उस ब्रीफिंग में एक वीडियो दिखाया गया था स्टार्टिंग में। उसमें दिखाया गया अक्षरधाम अटैक, उसमें दिखाया गया 26/11, उसमें दिखाया गया पार्लियामेंट अटैक। इस सारे अटैक में इधर लश्कर तोयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, इस कोई ना कोई ग्रुप इन्वॉल्व था और उनके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं। और वो जगह जगह हर जगह उनका जो ट्रेनिंग कैंप है, वो ट्रेनिंग कैंप को मारा था। टिपिकली जो मोदी जी बोलते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, उसका एक एग्जाम्पल है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब उड़ी हुआ था अटैक, उड़ी के ऊपर टेरर अटैक हुआ था, और फिर पुलवामा हुआ था। एक तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था जिसमें पाकिस्तान ने घुस के मार के आगे वापस हमारे, बहुत रिस्की ऑपरेशन था, कुछ भी गलत हो सकता, उसमें कोई भी पकड़े जा सकते थे ईजिली इंडियन सोल्जर्स, लेकिन हुआ नहीं। बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, बहुत अच्छा प्लानिंग था, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उसके बाद हमने बालाकोट किया, और बालाकोट में भी हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि हमारे पास ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं था कि जो बॉर्डर पे रह के फायर करके वापस चला जा सकते। हमको पाकिस्तान में घुसना पड़ा, कोई प्रॉब्लम था। तो इसलिए उसमें हमने देखा अभिनंदन को एक शूट डाउन किया था MiG-21 में, लेकिन बाकी जो एयरक्राफ्ट उस तरफ चला गया, बालाकोट ख़त्म करके आ गए। लेकिन इस बार अगर देखे जाए तो जो मिसाइल्स फायर किए गए वो तो रफ़ाल से और सुखोई से फायर किए गए। और रफ़ाल जो अपने पास आया वो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो गया, शिफ्ट ऑफ एडवांटेज भारत के थे। जिस दिन रफ़ाल भारत देश में आ गया था, अब हमारे पास 36 एयरक्राफ्ट है, जो 3 स्क्वाड्रन बनते हैं। लेकिन इसको रोकने की बहुत कोशिश की। आपको याद होगा रफ़ाल आने से राहुल गांधी, प्रशांत भूषण, नरसिम्हन राम हिंदू, यशवंत सिन्हा, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, इसको रोको, मोदी जी ने रिश्वत लिया है, इसके लिए इसको रोको। अंबानी को पैसा दिया, अदानी को पैसा दिया, रोक दो। बहुत कोशिश किया था, आपको याद होगा। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, नेशनल इंपॉर्टेंस चीज़ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, तो कोई रिश्वत का सवाल ही पैदा नहीं होता। एनीवे वो अलग कहानी था। लेकिन जैसे रफ़ाल आ गया वो एडवांटेज हमारे पास, क्योंकि रफ़ाल के पास शूट एंड स्कूट पॉलिसी है, एडवांटेज है कि आप एक मिसाइल बॉर्डर पे जाओ, भारत देश में रह के वो मिसाइल को सेट करो और फायर करो, वो अपने आप जाएगा, आप चले जाओ वापस अपना बेस, वो चलता जाएगा काम 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। तो फिर स्पेसिफिक जगह जो चुना गया, 9 जगह जहाँ पे हमले हुए हैं, रात आधी रात को हुए हैं, वो जगह कैसे डिसाइड किया गया? वो तो इंटेलिजेंस सेटअप के ऊपर रहता है। वो अजीत डोवल जी का जो सेटअप है वो उनको पता रहता है ये लोग कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कितने लोग हैं,
और ये टाइम पे अगर जब पहले 2-3 दिन या एक हफ्ते के दिन सबको खाली किया गया होगा वहाँ से, उनको मालूम है कि भारत देश हमला करेगा, भारत हमला करेगा तो सब खाली कर दिया होंगे, उनके बड़े बड़े नेताओं को और कहीं लेके अगर आर्मी कैंटोनमेंट में रखा होगा, लेकिन एक ना एक दिन वापस आएंगे ना, कितने दिन बाहर रहेंगे। तो फिर हाफिज सईद केस को तो बोला जा रहा है कि उसको मार दिया गया है, उसके बेटे को शायद उसके फैमिली के बहुत सारे लोग घायल मारे गए हैं, तो हमको उससे मतलब नहीं है, सांप का सर है ना, वो मारना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान पलटकर वॉर कर सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने कहाँ वॉर किया था? टेरर कैंप में। पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोल रहा कि हम भारत ने हमारे ऊपर सिविलियन एरिया पे हमला किया या 600 लोगों को मार डाला, हमारे आर्मी कैंटोनमेंट पे हमला किया, हमारे एयरफोर्स पे हमला किया, हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे हमला किया। हमने क्या कहीं नहीं किया ना। पॉइंट टू बी नोटेड। तो कहाँ वो लोग हमला करेंगे हमारे ऊपर? हमारे पास टेरर कैंप है, टेरर कैंप पे हमला करेंगे। अरे बलूचिस तो वहाँ बैठे, वो आप बोलते कि बलूचिस को हम सपोर्ट करते, तालिबान को हम सपोर्ट करते, जाओ उनको मारो, हमारे पास तो कोई नहीं है। आप तो लेकिन सबको पाल रहे हैं, वहाँ पोस रहे हैं, सबको वहीं रखा है अपने आपके तरफ, तो हमको मालूम है। आप मना करते हैं, लेकिन आपको पता है हफीज़ सईद रहे या बाकी जो भी रहे, सब वहीं बैठे हुए हैं, तो नेचुरली मारना चाहिए उनको। तो यही बात है कि हमको अगर मारेंगे तो हमारे कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे हमला करेंगे। हमने 71 वॉर में देखा था, 62 64 जब भी देखा था, वो पठानकोट हो सकता है, अम्बाला हो सकता है, जैसलमेर हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है। वो गलती है पाकिस्तान। अगर वो हमारे कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे या अगर कोई एयरफोर्स बेस पे हमला करेंगे, ठीक है, हमारा कुछ नुकसान होगा, नो प्रॉब्लम, उससे पहले भी हम चल चुके हैं उसको, लेकिन जवाब इतना तगड़ा दिया जाएगा कि उसका नानी याद आ जाएगी, वो होगा। क्योंकि हमारे पास एक्सक्यूज़ हो गया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने टेरर हेडक्वार्टर्स को मारा था। अगर हमारे पास टेरर हेडक्वार्टर्स आप आके मारिए ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं भारत देश में, तो हमारे कोई आर्मी का कैंटोनमेंट पे हमला करेंगे, हमारे कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे हमला करेंगे, तो हम मारेंगे, आप ज़रूर मारेंगे। तो क्या चाइना के सपोर्ट से किया जा सकता है, मतलब कर सकता है वो? चाइना इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। चाइना का इसका कॉन्सिक्वेंसेस पता है। एक बार चाइना इसमें उतरा ना, चाइना को खुद का प्रॉब्लम है कि उसको यूएस ने सैंक्शन करके रखा है पूरा। और हम ये 71 वॉर में भी देखा था बांग्लादेश की तरफ, जब यूएस बांग्लादेश के पाकिस्तान की तरफ झुका था और उसने 7th फ्लीट भेजा था अरेबियन सी में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में, लेकिन उससे पहले रशियंस पहुंच गए थे वहाँ, और रशियन के सबमरीन्स ढाका में बैठे हुए, ढाका के पास चिटागोंग के पास बैठा हुआ था, तो यूएस को वापस जाना पड़ा। तो आजकल के ज़माने में वॉर में देखिए, अगर रशिया और यूक्रेन लड़ रहा है तो तीसरा कोई जाता नहीं बीच में जाके सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करता, कोई नॉर्थ कोरिया वहाँ है सपोर्ट। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में ऐसा माहौल है, फिर उसके बाद ट्रंप ऐसा बयान देते हैं, सब पे सैंक्शन लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर एक तरह से शुरू हो चुका है? तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है क्या? थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा और किसी चीज़ के ऊपर वॉर नहीं होगा। देखिए, जब मैंने पानी रोक दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने क्या कहा था? जंग होगा अभी। आपको याद है? इट्स वॉर, इफ यू स्टॉप द वाटर इट इज़ वॉर। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने मिसाइल फायर किया इसलिए वॉर होगा, पानी के लिए लड़ाई होगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मिसाइल से हमला करना और पानी रोकना, दोनों में बेस्ट क्या है? मतलब बेस्ट हमारे लिए एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म है। पानी रोकना लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये नहीं कैसे टैप बंद कर दिया और इंडस का पानी बंद हो गया। नहीं, हमारे पास कोई डैम ही नहीं है इंडस के ऊपर, हमने बांधा नहीं। नेहरू ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था, पता नहीं क्यों किया, कोई पागल भी नहीं करेगा ऐसा साइन एग्रीमेंट, पता नहीं क्यों किया, लेकिन कर दिया। नेहरू पागल, अभी भी जूझ रहे हैं, हम जूझ रहे हैं उस पाप में। हाँ जी, ज़रूर किसी को पूछे कि क्यों कोई ऐसा कोई राष्ट्र नहीं होगा जहाँ पानी बहते जाना। हमारे लोग क्या करेंगे, मरेंगे क्या? हमको पानी चाहिए बस भारत देश में। हरियाणा है हमारे पास, पंजाब है हमारे पास, राजस्थान, हमको पानी चाहिए। तुमने सारा पानी पाकिस्तान को दे दिया, वैसे नहीं हो सकता। तो उसने मोदी जी ने कहा, मोदी जी जैसे मोदी गवर्नमेंट आया लास्ट 2 साल में, हमने देखा था 2014 के बाद भी उन्होंने चिट्ठी लिखा था पाकिस्तान को कि भैया एग्रीमेंट थोड़ा रिवाइज करना, जरा आइए बात करेंगे। नहीं, 3 चिट्ठी लिखे, कुछ ने जवाब नहीं आया। तो अभी मोदी बोल रहे हैं ठीक है भाई, जब हम 60s में साइन किया तो वो अलग बात है, अभी पूरा 2025 में है, अभी हम बंद कर रहे हैं एग्रीमेंट को। फिर 65 ईयर्स हो गया, 60 साल से ज़्यादा हो गया, तो हम एग्रीमेंट को पॉज में लगा रहे हैं। तो हम जो सतलज हो, बियाज हो, रावी हो, झीलम हो, चनाब हो, यहाँ से पार जहाँ जहाँ डैम है वहाँ पानी बंद करना शुरू कर दिया, और जहाँ जहाँ पानी भर गया हम पानी छोड़ना शुरू कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान, क्योंकि प्रोटोकॉल में पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना है कि बाढ़ आ रहा है भाई, पानी छोड़ रहे हैं, आप ज़रा सतर्क रहिए, ख़त्म। तो वो एक स्ट्रैटेजी चलता रहेगा। दूसरा है कि हम पाकिस्तान से कोई डील ही नहीं करेंगे, ना उनसे कुछ खरीदेंगे ना उनको कुछ बेचेंगे, वो ठीक है,
कुछ ज़्यादा डील नहीं उनके, तो वो तो कंगाल पड़ा हुआ है ऑलरेडी देश, उनके पास सिर्फ 12 बिलियन बचे हुए हैं पैसे, कुछ नहीं कर सकते वो, एक हफ्ते का क्रूड ऑयल का पैसा भी नहीं है उनके पास। तो जंग की बात जब होती है, मिसाइल की आप जब बात करते हैं, हमने देखा था कि जो इसराइल गाज़ा पे जो हमला करते हैं और जो हूतीज़ इसराइल पे हमला करता है और जो लेबनान से जो फायर करते हैं हिजबुल्लाह, ये सारे चल रहे थे बहुत दिन तक। या हमारे पास भी मिसाइल बहुत सारे हैं, पड़े हुए हैं ना, यूज़ करेंगे हम। अब इस जो अटैक हुआ आज, उसमें मिलिट्री ब्रीफिंग में ये हम सोच रहे थे कि बताएंगे कि क्या मिसाइल यूज़ किया, लेकिन बताया नहीं, क्योंकि एक बार बताने से पाकिस्तान को पता चल जाएगा और टेररिस्ट को पता चल जाएगा कि ये मिसाइल आने वाला है। और हमारे पास इतना सारे मिसाइल पड़े, अग्नि से लेके आपके पास अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 पड़ा हुआ है, इधर पिनाका पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ऐसा ब्रह्मोस भी है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ऐसा मौका है जब हम लोग पीओके को पूरा अपने कब्जे में ले सकते हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम कश्मीर से बहुत दिन से जूझ रहे हैं प्रॉब्लम के साथ। क्यों? और एक प्रॉब्लम हमारे सर पे ले। कैसी प्रॉब्लम कश्मीर से? वहाँ से पूरे टेररिस्ट बैठे थे अभी तो आपके पास पीओके में, उनका भी हमें सर पे लेना कि हमारा कंट्री का पॉपुलेशन मैट्रिक्स बदल जाएगा। आप सोचिए, और एक 10 करोड़ मुसलमान यहाँ जाएंगे तो कंट्री का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज बदल जाएगा। फिर जगह भी तो बढ़ेगी, और दूसरी बात जगह बढ़ने से कोई फायदा, जगह बढ़ने की बात नहीं है। उनका अगर इकोनॉमी उनका एक ही पास है, उनकी जो गिलगित बाल्टिस्तान है वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो तो उन्होंने चाइना को बेच दिया ऑलरेडी। ठीक है, अगर हम लेके करेंगे क्या पीओके, अगर आप ऐसा इतना अच्छा जगह हो, इतना अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट हो, इतने अच्छे टैलेंटेड लोग हो, तो कोई मतलब है उसका? वहाँ कंगाल पड़े हुए हैं। तो कश्मीर के लोग टैलेंटेड नहीं है? कश्मीर है, ये मैंने कभी मना नहीं किया। मैं यही कर रहा हूँ कि उनके अगर यहाँ के कश्मीर देखे और वहाँ का कश्मीर देखे, दोनों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही तो कह रहा हूँ ना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बारामूला तक जो ट्रेन जा रहा देखिए, हमने जो ब्रिज बनाया था वो देखिए, हमने जो एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं वो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड देखिए कश्मीर में। तो वहाँ के लोकल लोग गवर्नमेंट के साथ है ना, वहाँ के लोकल लोग लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। देखो भाई, वो हमारे रिश्तेदार है वहाँ से, वो फोटो भेज रहे हैं, इतना अच्छा रोड है, इतना, हमारे लिए कुछ करो, हमारे यहाँ खाने के लिए आटा नहीं है। ये प्रॉब्लम है। बोलने के लिए अच्छा है कि हम पीओके हमारा, हमने 32 या 23 MLAs का जगह भी छोड़ दिया उनको असेंबली में, JN के असेंबली में, सारे बोलने के लिए अच्छा है। मेरा ये है कि वो हमारा स्ट्रैटेजिक थिंग नहीं है अभी, क्योंकि हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि जो टेररिस्ट है उनको ख़त्म करना चाहिए, उनको वाइप आउट करना चाहिए। अच्छा, एक बात कही जाती है कि टेररिस्ट जो होते हैं वो मुसलमान ही होते हैं, ऐसा एक बहुत जगह बयान दिया जाता है, बहुत सारे नेताओं का भी बयान है। इससे आप क्या सहमत हैं कि ऐसा होता है? एक बात है, या उनका कोई मजहब नहीं होता? वही तो जब कहते हैं कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, मजहब नहीं होता। लेकिन आप देखिए, अगर कोई क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए मुझे, कुने चुने मिलेंगे आपको। यहाँ बेलफास्ट में एक ज़माने में थे, शिन फेन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, मिल जाएंगे यहाँ, कई दुक्का मिल जाएंगे। लेकिन आप फिर पूछिए इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछिए, आईसिस से शुरू होगा, उससे फिर अलकायदा आएगा, आपको बोको हराम आएगा, ये इनके लश्कर तोयबा आएंगे, जैश ए मोहम्मद आएंगे, फिर उस तरफ इंडोनेशिया के तरफ और टेररिस्ट ग्रुप्स है, वहाँ भी लोकल इस्लामिक टेररिस्ट बहुत निकलेंगे, लिस्ट निकलेंगे बड़ा सा। कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज आपका एक जो रिलीजन है, अब वो गलत है सही है वो अलग बात है, कहता है कि काफिरों को मारना चाहिए, किताब में लिखा है। नहीं ऐसा, मतलब ऐसा किसने कहा कि किताब में? मेरे पास है, प्रूफ है उसका। मैंने एक डिबेट में, बहुत सारे डिबेट में पार्टिसिपेट किया जहाँ रिलीजियस लीडर्स आके, जो प्रोग्रेसिव रिलीजियस लीडर्स, उन्होंने हदीस में दिखाया, लिखा है काफिर है, मारना है उसमें लिखा है, लेकिन ये नहीं कि मारना है। तो जब आपकी किताब कहता है वो बात काफिर है, वर्ड काफिर इटसेल्फ इज व्हाट इज द मीनिंग, वहीं से शुरू होता है। काफिर का मतलब ये कहा जाता है कि आप मुस्लिम नहीं हो, इसको काफिर कहते हैं। इसको गलत तरीके से आप मुस्लिम नहीं है, क्यों? काफिर का मीनिंग क्या है? काफिर का मतलब गैर मुस्लिम। तो वहाँ से शुरू होता है और बोलता है कि अगर ये अल्लाह में बिलीव नहीं करता तो उसको ख़त्म कर दो। नहीं, आपके हदीस में जब डिबेट बहुत चलता है इसके ऊपर, अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट पे लेकर निकलेंगे तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन वो डिबेट पॉइंट नहीं है। पॉइंट इज क्यों हो रहा है कि हर जगह जब टेररिज्म होता है, 9/11 जब हुआ था US में, 26/11 जब भारत में हुआ था, हर जगह टेररिस्ट जब ऑपरेशन होता है, क्यों? कि एक ही मज़हब के लोग निकलते हैं उसमें से। आप बोलते हैं कि हिंदू टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, लेकिन वो कहीं पाकिस्तान में जाके किसी को तो नहीं मारा ना उन्होंने। लेकिन ऐसे जो सवाल उठते रहते हैं कि देश के कई हिस्सों में ट्रेन में मुस्लिम हैं, उनको नाम पूछ करके मार दिया जाता है। होता है, इतना 140 करोड़ लोग हैं जो देश में, कई सरफिरे बहुत होते हैं।
ये नहीं कि नहीं है। लेकिन इसको जिस तरीके से धर्म से जोड़ा जा रहा है, और मैंने अभी एक देखा जो अभी ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, एक नाम है सोफिया कुरैशी, जो ब्रीफिंग अभी दे रही थी प्रेस में। बहुत अकम्प्लिश्ड ऑफिसर, आपको पता है कि शी सर्व्ड इन द यूएन मिशन आल्सो अपना। हाँ, तो फिर ऐसा हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों ही से जोड़ करके कैसे वो देखा जा सकता है? दो महिलाओं को चुना गया, एक तो महिलाओं को चुना गया। हाँ, हाँ, एक तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। भूमिका सिंह इज द सेकंड वन, विंग कमांडर। वो जूनियर लेवल नहीं है, विंग कमांडर और एक कर्नल है। हाँ, वो भी तो वो विंग कमांडर। वो मोदी जी का प्लानिंग होगा शायद इसमें भी कि आर्मी को बोला होगा ऐसा लोगों को भेजो। इसके लिए तो मैं पर्सनली मेरे अंदर से तारीफ निकली है मोदी गवर्नमेंट के लिए। चाहे कहते हैं ना कि मीडिया वाले को निष्पक्ष होना चाहिए, जो भी हो, तो निष्पक्ष तरीके से भी देखा जाए, इसके लिए हर जगह तारीफ की जानी चाहिए। ये पहलगाम का जब मैसेकर हुआ था, उसमें धर्म को चुन के मारा गया था। आप मना नहीं कर सकते। हाँ, उसमें एक क्रिश्चियन निकला और बाकी सारे हिंदू निकले। वो तो धर्म को देख करके ही मारा गया। फिर एक घोड़ा वाला क्रॉस फायर में मारा गया था। लेकिन क्यों? तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, आप मेरे से प्रश्न पूछो, आपको पूछता क्यों मारा, क्यों ऐसा हिंदुओं को चुन के क्यों मारा गया था? तो हिंदू को अगर चुन करके मारा गया वहाँ पे, तो अगर हिंदू को बचाने के लिए फिर मुसलमान ही तो आए वहाँ पे, ये भी तो कहा जा रहा है। दुक्का बोले थे, लेकिन हमको पता चल रहा है कि वहाँ सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किए थे। एक तो डुबकी मार के मर गया पानी में। तो लोकल सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। और कश्मीर में अभी नहीं, JKLF का टाइम से आ रही है, ये लश्कर-ए-तैयबा और ये जैश-ए-मोहम्मद अभी आया ना, उससे पहले JKLF था। लेकिन वो टाइम से भी टेररिज्म है कि लोकल सपोर्ट जब था। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट ने 370 निकालने की बात की, उससे पहले जब डिमोनेटाइजेशन आया, पत्थर फेंकना बंद हो गया। लेकिन कभी भी आप देखिए, उससे पहले कभी भी एक आर्मी का ऑपरेशन होता है, एक टेररिस्ट फंसा होता है घर के अंदर, सारे महिलाएं और बच्चे रोड पे आए थे, पत्थर फेंकना शुरू करते थे और आर्मी वालों को विड्रॉ करना पड़ता और टेररिस्ट बच जाता था। तो मोदी गवर्नमेंट तो दावा कर रही थी कि डिमोनेटाइजेशन होगा तो सारी चीजें अभी बंद हो गया ना। आप बोलिए, अभी भी कश्मीर में पत्थरबाजी होती है क्या? फिर भी ये तो बहुत बड़ा हमला था ना। पत्थरबाजी अलग है, पहलगाम का इश्यू अलग है। लेकिन पहलगाम का टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट ग्रुप का उनका एक फिलॉसफी है जिंदगी में कि हम मरने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी को परवाह नहीं करते, हमें मारने जा रहे, मारो, हम मरने जा रहे हैं, मरो या मारो। लेकिन हम 100 लोगों को मार के हम मरेंगे या 50 लोगों को मार के हम मरेंगे। ये खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक। ये जो थॉट प्रोसेस ब्रेन में जाता है, ये सुइसाइड बॉम्बर्स में भी रहता है। आप देखे होंगे जब इसराइल के वहाँ बहुत सारा सुइसाइड बॉम्बिंग होता था, अब क्यों बंद हो गया सुइसाइड बॉम्बिंग? उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया कि जो सुइसाइड बॉम्बिंग करने आता है बंदा, उसका घर उड़ा दो। और आपने देखा होगा कि अभी भी जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, वही पॉलिसी भारत देश ने भी अप्लाई किया था। इंडियन आर्मी ने उनके घर उड़ा दिए। ये सही है, अगर कोई ऐसा है तो उस पर आप जीरो टॉलरेंस। नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं गया तो गया, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले भी जाएंगे इसके साथ। पहले सोचते थे कि मैं चला जाऊंगा, बाकी सब सेफ है, क्योंकि उनको एक 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख पकड़ा देते हैं, इस तरह का ये दिया। लेकिन वो नहीं ना, अभी तो पता है कि मैं जाऊंगा, ठीक है, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन मेरे घर वालों को घर नहीं रहेगा, पूरा घर उड़ा देंगे पुलिस वाले आके, आर्मी वाले आके। ये डर है उनमें। ये डर होना चाहिए, डर अच्छा है बिल्कुल। लेकिन ये जो एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, आप 10 को मारो 20 निकलेंगे, 20 को मारो 100 निकलेंगे। हमने देखा गाजा में हुए बात, कितने लोगों को मारे थे वहाँ, फिर भी निकल रहे हैं, प्रोटेक्शन हो रहा है उनका, क्योंकि उनको एक ब्रेन वॉश किया गया कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके मज़हब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लड़ो। इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो सबसे कट्टर अगर कहा जाए इस्लामिक नेशन है तो सऊदी अरेबिया होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया अभी MBS के अंडर। बिल्कुल, सब मॉडर्न मुस्लिम स्टेट कंट्री बन गया। क्या वजह है जो इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें, या फिर सऊदी इतना आगे, दुबई इतना आगे, वो भी मुस्लिम कंट्री है, फिर ऐसा पाकिस्तान का हाल ऐसा क्यों है? वजह क्या है? आपका एक नेशन होता है, नेशन का एक फिलॉसफी होता है। पाकिस्तान बना था एक 2 नेशन थियोरी पे, बिल्कुल, जिसमें महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, बाकी जो बड़े दिग्गज थे, सारे बैठ के एक राउंड टेबल पे डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान को दे देंगे जिन्ना के साथ बैठ के। मुस्लिम कंट्री क्या दिया था? कंट्री फॉर मुस्लिम्स। इट डिडंट से वी वांट अ सेपरेट कंट्री। इधर जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था बांग्लादेश की तरफ, जब जो ईस्ट पाकिस्तान बना था, जब क्या बोला था? हिंदू अलग, बंगाल में मुसलमान अलग, वैसे ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, इधर वेस्ट पाकिस्तान बन गया। तो आपने मजहब के नाम पे डिवाइड कर दिया देश। मजहब के नाम। और अंबेडकर का बुक पढ़िए, अंबेडकर जी ने क्या लिखा था, ये फेल क्यों हुआ है, ये जो मुसलमान का जो एटीट्यूड फेल क्यों हुआ, क्योंकि
टोटल शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुआ। आपके जो वोटिंग जब हुआ था, जो प्लेबिस जो क्या कहते हैं बेसिक वोटिंग हुआ था कि आपको मुस्लिम राज चाहिए कि नहीं चाहिए एक डिसीजन मेकिंग के लिए, तो सारे कितने पता नहीं 97 या 98% ने कहा हाँ, मुसलमान ने कहा हमको देश चाहिए, तो भारत देश ने डिसाइड कर लिया ठीक है दे देंगे। लेकिन वो 97% गए नहीं, 40 यही रह गए। तो अंबेडकर जी ने कहा था कि द टोटल शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन नेवर हैपेंड। सारे हिंदू यहाँ आना चाहिए, सारे क्रिश्चियन और सारे ईसाई और सारे सिख वहाँ से यहाँ आना चाहिए, सारे मुसलमान यहाँ के वहाँ जाना चाहिए। उनको देश तो दे दिया। आप बोल रहे कश्मीर हमारा है, तुम कल कश्मीर सारा दे दो, फिर बोलेंगे कल के दिन पंजाब हमारा है। ये होने वाला है, उसको कोई रोकेगा नहीं फिर। बिल्कुल। लेकिन अभी जो हाल में ही एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के गृह मंत्री का कि अगर अब इंडिया हमला नहीं करता है दोबारा तो वो फिर हमला नहीं करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? हमने टेरर कैंप्स पे हमने स्ट्राइक किया है, ठीक है। अगर पाकिस्तान को रिटर्न करना है तो उनको क्या करना चाहिए, हमारे टेरर कैंप्स पे फायर करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ है नहीं ना, तो बस आपने जवाब दे दिया। तो आप करेंगे क्या? आप हमारे एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को मारेंगे। इसमें आपने 62, 64, 71 में भी किया था। अम्बाला लो, पठानकोट लो, उरी लो, या इस तरफ जैसलमेर ले लो, इन पे हमला करेंगे। तो हम क्या करेंगे फिर? हम उल्टा उसी पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स पे मारेंगे हम। बिल्कुल। तो और बड़ा जंग हो जाएगा। पाकिस्तान को पता है ये बात, करेंगे क्योंकि उनके पॉपुलेशन भी बहुत रेस्टिव है। उनके आर्मी के जो लोग बहुत डिप्रेस्ड है कि भैया हमको आके मोदी जी घर में घुस के मारे और हमने कुछ किया नहीं अभी तक। कुछ करना चाहिए, कुछ करो, एक बम दो बम डाल के आओ। लेकिन वो एक दो बम डालेंगे ना तो उसके जवाब में और 100 बम गिरेंगे वहाँ जाके। बिल्कुल। लेकिन इस सब के दौरान जो देखा जा रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर जितना भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी थे, जैसे राहुल गांधी हो गए या ओवैसी हो गए, सब अभी एक साथ नज़र आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे ओवैसी ने कहा है कि हम स्वागत करते हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उल्टा पूछता हूँ, क्यों ओवैसी आज तक कभी ऐसा बात नहीं किया कि वो बोलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाके खींच के लेके आओ, वो हमारा जगह है? क्योंकि क्या हो रहा है, अब जो कहता है कि बिहार का इलेक्शन आ रहा है, जो भी है वो तो मैं उस पर पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर अब मोदी जी आज के दिन लोकसभा डिसॉल्व कर देंगे और इलेक्शन बुलाएंगे 3 महीने में, उनको 400 पार मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पहलगाम और उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर जो हुआ था, उसका जो पॉलिटिकल सिंपैथी है वो मोदी जी को मिल जाएगा। सही बात है। उसके बाद क्या करेंगे? उनको डर है। तो अगर हम हिंदुओं के साथ ना ठहरें, राहुल गांधी को डर है कि हिंदू जाके सारे मोदी को वोट डाल देंगे। और हम ये हरियाणा में देखे थे, वहाँ कोई पाकिस्तान की लड़ाई तो नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में देखे थे हमने, जहाँ हिंदू कंसोलिडेशन हुआ था, जहाँ हारना वाला इलेक्शन बीजेपी ने जीता और जो जीतने वाला इलेक्शन कांग्रेस ने हार गया। हरियाणा तो जीतने वाला इलेक्शन था बिल्कुल। कैसे होता है? जाट और नॉन जाट का पोलराइजेशन हो गया वहाँ। अब बिहार में वही होगा। इसके लिए तेजस्वी साहब आज सुबह एक वीडियो निकाला उन्होंने कि उनको पता है भैया हम उनके साथ नहीं थे, कल के दिन लोग पूछेंगे। तो मतलब विपक्ष जो है वो पॉलिटिकल एंगल से इसको देख रहा है। वो बोलते हैं अभी जब पुलवामा हुआ तो बोलते मोदी जी ने करवाया था। तो मोदी जी ने भी तो कहा था जाकर के पुलवामा के नाम पे वोट भी तो मांगे थे। वो तो मांगेंगे ना, इसमें कोई गलत है क्या? पुलवामा पे नाम नहीं मांगा, पुलवामा पे जो जवाब दिया था बालाकोट, उसके नाम पे मांगा था। दम होना चाहिए। क्योंकि जब 26/11 हुआ था, जब एयरफोर्स चीफ, जबकि एयरफोर्स चीफ, उनका नाम को याद नहीं आ रहा, उन्होंने किताब ही लिखा था इस बात पे कि हम मनमोहन सिंह जाके बताए कि हम तैयार है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया टेरर स्पॉट जैसा भी किया था, हमको परमिशन दीजिए, हम बॉम्ब करके आ जाएंगे, ख़त्म कर देंगे उनको। मनमोहन सिंह ने कहा ना, क्योंकि उनको कोई डिसीजन लेने का अथॉरिटी था ही नहीं उनके पास, सब कुछ तो सोनिया गांधी के पास था। क्या हुआ फिर? तो आपने बढ़ावा दिया और टेररिस्ट अगर वही दिन मारते हो ना शाम के सर पे, ये ना उठता आज तक, अभी नहीं होता। फिर वो गलती बहुत सारी होता है। बोलेंगे IC 814 में बीजेपी जब जो भी थे, जसवंत सिंह साहब जाके सब टेररिस्ट को रिलीज, में हाफिज सईद भी थे, करेक्ट। लेकिन उसके अंदर 220 पैसेंजर्स बैठे तो 100% मारे जाएंगे। जब यही लोग रोएंगे फिर अगर वो मर जाएंगे तो, अरे मोदी जी देखो, मोदी जी थे नहीं बट देखो उनको मारने चांस दे दिया, वाजपेयी जो भी है वो टाइम, हमारे पैसेंजर्स को मार दिया, आपने कुछ नहीं किया। अरे तुम्ही ने तो कहा ना टेररिस्ट को नहीं देना चाहिए, हम नहीं देंगे। इसराइल को देखिए, दे विल नॉट बिलीव इन अ पॉलिसी लाइक दैट, दे विल नेवर नेगोशिएट विद द टेररिस्ट। वो पॉलिसी हमारा भी होना चाहिए। अब ऐसी है पॉलिसी, इससे पहले नहीं था। वो जो टफ एटीट्यूड है कि तुम हमारे एक छापड़ मारोगे तो तुम सर काट दूंगा तुम्हारा, वो हाल हो गया। पहले महात्मा गांधी कहते थे यहाँ मारो तो ये दिखाओ, नहीं, तो वो हो गया वही ज़माना, नॉन वायलेंस पर काम नहीं आता।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।